हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आ गया है आपके सामने कक्षा 10 विज्ञान के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने कक्षा 10 के विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा, मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़े हो, एकदम जीरो हो, ठीक है। मान लीजिए कि आप एकदम जीरो हो, तो दोस्तों बस ये 100 प्रश्न पढ़ लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। मान लीजिए बात दोस्तों, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, फुल मार्क्स मिलने वाला है। तो जुड़े रहें वीडियो में अंत तक और एक एक प्रश्न को देखना है। और इनको तैयार करने का तरीका मैं बता दूं, 4 अप्रैल को आपको छाप के आना है। लेकिन इतने क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द तैयार कैसे कर पाओगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तुरंत यूट्यूब पर जाओ, प्रत्येक क्वेश्चन यानी कि यहाँ से सभी का स्क्रीनशॉट लो और प्रत्येक क्वेश्चन को यूट्यूब पर सर्च करो और तुरंत याद करके कॉपी पर खुद से लिखना शुरू करो और सभी को लिख करके बोर्ड एग्जाम से पहले तुरंत सबको रट डालो, रट के फेंक दो सभी को। दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रोजाना इसी प्रकार के नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखना है, सभी का स्क्रीनशॉट भी आपको लेना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में अंतर लिखो। काफ़ी ज़्यादा यानी मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। देखो दूसरा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तीसरा देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। और देखो चौथा, यानी कि मैं सभी चैप्टर्स का क्रमशः क्वेश्चन लिया, पहले चैप्टर 1 का, फिर चैप्टर 2 का, फिर चैप्टर 3 का, फिर चैप्टर 4 का। यानी कि मैंने चैप्टर का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट करके लिया है, जो 4 अप्रैल को आपको पेपर में दिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चौथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके सभी प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। ये आपका 7 नंबर का पूछा जा सकता है। पांचवा देखो, ऊष्मक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अम्ल तथा क्षार के सामान्य गुणधर्म लिखिए। सातवां देखो दोस्तों, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, गुण तथा प्रमुख उपयोग लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें तो याद करना ही है, बिल्कुल भी इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें एकदम रट के याद कर लेना है, ठीक है। देखो दोस्तों, ये पीडीएफ फाइल बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो में अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, मुझे आपसे यही उम्मीद है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो, धावन सोडा बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग लिखिए, ठीक है। 9वां देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसको बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन देखो, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग लिखिए। 11वां क्वेश्चन देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। अब देखो दोस्तों, 12वां क्वेश्चन क्या है, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखिए। 13वां क्वेश्चन देखो, तन्यता और आघातवर्धनीयता में क्या अंतर है। ये तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यानी ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, बकवास क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिया है। जो कॉपी जो बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगे, केवल वही क्वेश्चन मैंने लिया है और आप कम से कम समय में तैयार कर पाओ, मैंने वही क्वेश्चन लिया है, ठीक है। मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, बकवास क्वेश्चन मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है। 13वां क्वेश्चन देखो, तन्यता और आघातवर्धनीयता में क्या अंतर है। देखो दोस्तों, 14वां क्वेश्चन क्या है, धातुओं और अधातुओं के सामान्य गुणधर्म आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो 15वां क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, इससे धातुओं की क्रियाशीलता कैसे पता की जाती है, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। उसके बाद देखो 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, संक्षारण क्या है, या धातुओं को कैसे प्रभावित करता है, धातुओं को इससे बचाने के तरीके लिखिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो 17वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। ये धातु तथा अधातु चैप्टर का यानी तीसरे चैप्टर का है। यहाँ से आपका चौथे चैप्टर का शुरू होता है। साबुन की सफाई प्रक्रिया को लिखिए, ठीक है। यानी कि साबुन कैसे सफाई करता है, उसमें किसकी क्या भूमिका है, मिसेल क्या है, ठीक है। मिसेल को समझाना है, साबुन की सफाई प्रक्रिया में मिसेल का क्या काम है, ठीक है। ये भी दीर्घ उत्तरीय में आता है। 19वां देखो, एथेनॉल के सामान्य गुणधर्म लिखिए। देखिए इसको एल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल के सामान्य गुणधर्म भी पूछ सकता है आपको, तो सिर्फ इसी का आंसर लिखना है। इथेनॉल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। यानी एल्कोहल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इससे क्या बनाया जाता है। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्मों को लिखिए। एथेनोइक अम्ल क्या है, इसके गुणधर्मों को लिखना है। सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया को भी समझाना है, ठीक है। यानी कि आपके ये कक्षा 10 के विज्ञान में सभी ये दिए गए हैं चैप्टर में, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये सब कुछ दिया गया है। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि इनको याद कर पाओ, इसलिए मैं कहता हूँ आप इन्हें समझ करके एकदम समझ लीजिए कि 4 अप्रैल को छाप करके आना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर।
तो स्टूडेंट हम आ चुके हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पर। देखो 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण लिखना है। ठीक है, सहसंयोजक यौगिकों के लक्षण क्या है। ठीक है, उसके बाद देखो 22वां क्या है, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है, एस्टर कैसे बनता है, एस्टर का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखो, साबुनीकरण अभिक्रिया को समझाइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 24वां देखो, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को समझाइए, इस अभिक्रिया का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजनीकरण का हमारे जीवन में उपयोग क्या है, इसका हमारे जीवन में लाभ क्या है। 25वां देखो, एस्टर के गुणधर्मों को लिखिए। 26वां देखो, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, इस नियम के अनुसार तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, यानी न्यूलैंड के अष्टक नियम को लिखिए तथा तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में ये आ सकता है। उसके बाद देखो, ये भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन ही है 27वां। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियों को लिखिए, इनकी सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं, इस सारणी को मान्यता क्यों नहीं मिली, यानी कि कमियों को लिखना है और कारण बताना है कि इस सारणी को मान्यता क्यों नहीं दी गई। 28वां देखो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का तरीका लिखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी दीर्घ उत्तरीय में ही ये पूछे जाएंगे। अब देखो 19वां लघु उत्तरीय क्वेश्चन में, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, जो आधुनिक आवर्त नियम जो मोजले ने बनाया ये क्या है। ठीक है, इसको आपको समझाना है कि इस नियम के अनुसार तत्वों को कैसे आधुनिक आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। अब देखो 30वां क्वेश्चन, तत्वों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्या है, यानी कि जो तत्व हैं इनको आखिर व्यवस्थित क्यों किया जा रहा है, इनको सारणी में क्यों पैक किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है। 31वां देखो, मनुष्य के हृदय की क्रिया विधि, यानी यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि यहाँ से बायो आपका शुरू होता है। ठीक है, बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। मनुष्य के हृदय की क्रिया विधि को समझाइए, मानव हृदय की आंतरिक और बाह्य संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी मनुष्य के हृदय की क्रिया विधि क्या है, वो कैसे कार्य करता है, इसकी आंतरिक और बाह्य संरचना को आपको चित्र बना करके समझाना है। ठीक है, ये 7 नंबर का होता है। 32वां देखो, पोषण क्या है, जीवों के जीवन में इसका क्या महत्व है, यानी पोषण की क्रिया विधि को आपको पूरा समझाना है, ये किस लिए लाभदायक है, इसका हमें क्या लाभ है। ठीक है, 33वां देखो, मनुष्य के पाचन की प्रक्रिया को समझाइए, यानी मनुष्यों में पाचन कैसे होता है। 34वां देखो, मनुष्य में उत्सर्जन की प्रक्रिया को समझाइए, नेफ्रॉन की संरचना को समझाइए, यानी वृक्क में जो नेफ्रॉन पाया जाता है उसकी संरचना को आपको समझाना है। देखिए यहाँ पर 35वां क्वेश्चन क्या है, अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है, यानी कि अमीबा भोजन कैसे प्राप्त करता है, वो कैसे अपने पोषण को ग्रहण करता है। अब देखिए यहाँ पर 36वां क्वेश्चन क्या है, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में प्रमुख अंतर लिखिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये क्वेश्चन तो काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 27वां देखो क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है समझाना है। उसके बाद 38वां देखो, जंतुओं में जनन की बहुविभाजन प्रक्रिया को, या फिर इसी को बहुखंडन भी कहते हैं, यानी कि बहुखंडन या बहुविभाजन। ठीक है, प्लाज्मोडियम में इसी के द्वारा होता है प्रजनन। ठीक है, तो जंतुओं में बहुविभाजन की प्रक्रिया को समझाना है। 39वां देखो दोस्तों, मुकुलन द्वारा जनन की प्रक्रिया को समझाइए कि मुकुलन से जनन कैसे होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा प्रजनन कैसे होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर 40वां क्वेश्चन क्या है, नर जनन तंत्र की संरचना को समझाइए, यानी मनुष्य के जनन तंत्र की संरचना को समझाना है तथा उसमें वृषण का क्या कार्य होता है, वृषण का क्या महत्व है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ हमें लिख करके बताना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो दोस्तों 41वां क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिकता क्या है। ठीक है, आनुवंशिकता क्या है। अब देखो यहाँ पर 42वां क्वेश्चन क्या है, मेंडल के प्रमुख नियमों को समझाइए, यानी मेंडल के जो उन्होंने 3 नियम दिए, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, सभी को समझाना है। 43वां देखिए, समरूप तथा समजात अंगों में अंतर लिखिए। 44वां क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, इसका मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए तथा आरएनए में अंतर 9 से ही पूछा जाता है, 8 में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 के बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो यहाँ पर 45वां क्वेश्चन, समजात अंगों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 46वां, आनुवंशिकता को परिभाषित करते हुए इसके 2 उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पर देखो, अब यहाँ से आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपका फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन्हें तो आपको पढ़ना ही है। और देखिए फिजिक्स के सभी क्वेश्चन जितने भी हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या है, इसका निगमन कीजिए, ये तो कई वर्ष पूछा जा सकता है, ये कई वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, इसका निगमन करने के लिए तो दिया ही जाता है। 48वां देखो, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का यूज क्या है हमारी लाइफ में। और देखो, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। ठीक है, ये भी आपको समझाना है। अब देखिए यहाँ पर 50वां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब क्यों बनाता है। 51 देखो, लेंस सूत्र क्या है। ठीक है, लेंस सूत्र को भी लिख देना है और क्या है, इससे क्या ज्ञात किया जाता है ये भी बताना है। देखो यहाँ पर 52वां,
उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के प्रमुख अंतर लिखिए। ठीक है, 53 देखो, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को समझाइए, यानी कि अवतल लेंस जो है वो प्रतिबिंब कैसे बनाता है, इससे प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को आपको समझाना है। अब यहाँ पर देखो 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है, इसका मात्रक क्या है, यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, यानी कि लेंस की क्षमता से हमें क्या लाभ मिलता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता से ही उचित क्षमता के लेंसों का यूज करके जो है दृष्टि दोषों को दूर किया जाता है। 55 देखो, परावर्तन के नियमों को लिखना है। ठीक है, 56 देखो, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख नियमों को लिखिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यहाँ से, यानी कि यहाँ से कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 57, ये तो काफ़ी ज़्यादा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कारण सहित समझाइए, कई वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अब देखो 58, मानव नेत्र की संरचना तथा क्रिया विधि को लिखिए। ठीक है, 59, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 60वां नंबर, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसको दूर करने के लिए किस क्षमता के लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी दूरदृष्टि दोष क्या है, इसको दूर करने के लिए किस प्रकार के, यानी कितनी क्षमता का लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, और चलिए चलते हैं 61 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। प्रकाश का विक्षेपण क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। ठीक है, यानी कि विक्षेपण क्या है, यही इसी स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है, और इसके द्वारा प्रकाश के अपवर्तन कैसा होता है प्रिज्म में, उसको समझाना है। देखो 62 नंबर, इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो इसे आपको लिखना है समझा करके। देखो यहाँ पर 63, प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइए, टिंडल प्रभाव क्या है, डूबते समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको लिखना है, जल्द से जल्द इन्हें तैयार कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 64 देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन को समझाइए। ठीक है, 65 देखो, किसी चालक का प्रतिरोध किस समय किस पर निर्भर करता है, यानी किसी भी जो प्रतिरोध जिसमें निर्भर करता है किसी चालक का, वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, इसे आपको लिखना है। देखो 66 नंबर, ओम के नियम को लिखिए, इस नियम के द्वारा प्रतिरोध के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओम का नियम, कई वर्ष पूछा गया। देखो यहाँ पर 67, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, इसके प्रकारों को लिखिए तथा साथ ही साथ सूत्रों को भी लिखना है, यानी प्रतिरोध जो हैं इनको किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, साथ ही साथ इनके सूत्रों को भी लिखना है। देखो 68 नंबर, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्यंजक, यानी व्यंजक बनाना है कि श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोधकों को संयोजित किया गया है तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है, व्यंजक आपको लिखना है। अब देखो 69 नंबर, प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम संयोजन क्या है, यानी कि पार्श्व क्रम या समांतर क्रम इनको कैसे संयोजित किया जाता है तथा प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सब कुछ लिखना है। ठीक है, देखो 70 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधकता को समझाइए, चालकों की प्रतिरोधकता कैसे ज्ञात की जाती है, यानी प्रतिरोधकता क्या है, आखिर इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका सूत्र भी आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्लेमिंग के नियमों को लिखिए। आ गया है नेक्स्ट चैप्टर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, फ्लेमिंग के नियमों को लिखिए, लेंज के नियम को लिखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर 73 क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर क्या है, काफ़ी ज़्यादा दीर्घ उत्तरीय में कई वर्ष पूछा गया। विद्युत मोटर क्या है, इसकी संरचना, कार्यविधि तथा प्रमुख उपयोग लिखिए। ठीक है, अब देखो 74, विद्युत जनित्र क्या है, ये भी बहुत पूछा जाता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी संरचना, कार्यविधि तथा प्रमुख उपयोग लिखिए। यानी विद्युत जनरेटर या विद्युत जनित्र जिसे कहते हैं, या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि किस नियम पर कार्य करता है, इसकी संरचना, कार्यविधि तथा प्रमुख उपयोग लिखिए। अब देखो दिष्ट धारा जनित्र तथा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या अंतर है, यानी एसी तथा डीसी में क्या अंतर है, वो आपको लिखना है। अब देखो 76, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को समझाइए, यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है। इन सभी पर मैंने पहले से वीडियो बनाया है, 2-2, 4-4 मिनट में सब कुछ अच्छी तरीके से समझाया है, तो जाइए तुरंत इनको रट लीजिए, बोर्ड एग्जाम से पहले आपको ये सब कुछ छप जाएगा, बस उन वीडियो को देख लीजिए। देखिए 77, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को समझाइए। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। 78 देखो, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या है। अब देखो दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ को समझाइए। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ को आपको समझाना है। अब देखो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन यही है दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे बचाएं। ठीक है, यानी पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे बचाएं, प्रदूषण का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
तो दोस्तों बनाने थे 100 क्वेश्चन, लेकिन हमने 80 ही बनाए, क्योंकि इतने में ही वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो और इतने क्वेश्चंस को ही यदि आप तैयार कर लेते हो तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर हैं उनमें कुछ नहीं है, यानी उनमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब कुछ आप बना करके ही लिख सकते हो। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं इन्हें रटने योग्य क्वेश्चन है, और आप समझ सकते हो तो समझ भी सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे।